अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में बहस तो इसके ऊपर होनी चाहिए कि सियासत आगे कैसे बढ़ेगी और शफाफियत के साथ कैसे बढ़ेगी। जिसको जो वोट मिलेगा उसका वो वोट चुराया ना जाए, बल्कि उसका वोट इंश्योर करे कि अगर वो जीत रहा है तो जीत जाए, जो हार रहा है तो हार जाए और इंतखाबी नताइज के ऊपर सबका यकीन भी हो। लेकिन बहस इसके ऊपर नहीं है, लड़ाई भी इसके ऊपर नहीं है। लड़ाई इस बात के ऊपर है कि आर्मी चीफ़ को कौन लगाएगा और किसका बंदा लगेगा। अब ये इतना गैर मुनासिब और गैर महज़ब और गैर शाइस्ता अंदाज़ है एक अदारे के सरबराह के हवाले से इस तरीके से बहस करने का कि ना चाहते हुए भी हम नहीं चाहते कभी भी कि फ़ौज इक़्तिदार पे काबिज़ हो। पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है कि आधा अरसा फ़ौज इक़्तिदार के ऊपर काबिज़ रही। लेकिन अब इन सियासतदानों को जो जमहूरियत का अलम बुलंद करने के दावेदार हैं, इनका इसके ऊपर ईमान होना चाहिए कि फ़ौजी मामलात के अंदर, उनके ऑपरेशनल मैटर्स के अंदर, उनकी प्रमोशन के अंदर, उनकी तैनाती के ऊपर बिल्कुल सिरे से कोई सियासी रंग चढ़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में पिछले कई महीनों से जब से DGISI की तैनाती के ऊपर इमरान खान ने एक पोजीशन ली और एक तनाज़ा बन के खुल के सामने आ गई, जिसको उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कह भी दिया कि ये सारों का ख्याल ये था कि मैंने जनरल फैज़ को अगला आर्मी चीफ़ लगा देना, इसलिए परेशान है। और नून लीग बिला मुबालगा इस बात से खौफज़दा थी, ये इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं थी। जो टॉप टियर था PMLN का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उनका ख्याल ये था कि 4 साल तो इसने झूठे सच्चे मुकदमों में इमरान खान ने हमें पहले नैब और किसी और मुकदमों के अंदर जेलों में डाल ही रखा है, तो इसका मतलब है कि अगले 5 साल भी फिर हम जेलों में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। इसी खौफ ने उनको मजबूर किया कि एक गैर पसंदीदा, नापसंदीदा अमल, नो कॉन्फिडेंस का नापसंदीदा इसलिए कि पाकिस्तान के हालात मुतहम्मिल नहीं थे। इकॉनमी डूब चुकी थी, पैसा था नहीं, IMF का प्रोग्राम रुका हुआ था, बायलैटरल दोस्त ममालिक हाथ खींच चुके थे, 1 रुपया देने को पाकिस्तान को कोई उधार तैयार नहीं था। और ऐसे में इन्होंने नो कॉन्फिडेंस कर ली और अब उसकी सज़ा ये भुगत रहे। लेकिन तनाज़ा आज भी वही है। इमरान खान पब्लिकली जलसों के अंदर हकीकी आज़ादी कह के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और वो दूसरी तरफ हुकूमत PDM की पाकिस्तान बचाने आए, रियासत बचाने आए, वो भी गुमराह कर रहे हैं। लड़ाई इस बात पे मच गई है कि चीफ़ को किसने लगाना है। भाई चीफ़ लगाओ जो प्राइम मिनिस्टर है और आगे चलो और आगे पाकिस्तान को लेकर चलो। पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम इस बेयकीनी का शिकार रहें और फ़ौज के अंदर इतनी तकसीम, इतनी दराड़ वाली कैफियत पैदा कर दें कि वो एक का नाम ले इमरान खान और दूसरे का नाम ले हुकूमत वक्त और तीसरे का कोई और सियासी कुव्वत। ये बहुत अफसोसनाक पहलू है, बहुत अफसोसनाक पहलू है, क्योंकि उस अदारे की साख मुतासिर नहीं होनी चाहिए। वो तगड़ा खड़ा रहना चाहिए। सिर्फ उसके लिए एक काम ज़रूरी है कि वो सियासत के अंदर हुकूमत बनाने और गिराने का काम जो उसका डोमेन नहीं है उससे वो दूर रहे। लेकिन बाकी चीज़ों के अंदर जो कुछ आजकल हम फ़ौज के साथ कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे, बुरा काम कर रहे हैं। मरियम नवाज़ ने आज एक बयान दिया और इमरान खान अपने पसंदीदा शख्स को लाने के लिए बेकरार है। इसका इजहार उन्होंने अपने अल्फाज में कैसे किया, सुनिएगा। मेरे पसंद का चीफ अपॉइंट करोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं पूरे इंस्टीट्यूशन को जो है वो मलाइन कर दूंगा, उनके चेहरे स्याह कर दूंगा। ये रवैया एक जमहूरी इंसान का रवैया है। मेरे पसंद की अगर बंदा नहीं आया तो मैं सबके चेहरे दागदार कर दूंगा। उनमें से ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां कुर्बान की हैं, दी हैं, कुर्बानियां दी हैं, इस ओहदे तक पहुंचे। वो जिसके लाडले हैं ना, वो इमरान खान को लाडला नहीं समझते, वो अपना काम निकालना चाहते हैं। मरियम का आखिरी जुमला बहुत ही मीनिंगफुल है, मैं इसकी वजाहत नहीं करूँगा। लेकिन इमरान खान ने फ़ोन कॉल मिस्टर XY का कहा कि वो आ रही हैं उनकी, और चकवाल में खड़े होकर कहा, उसके ऊपर बहुत मीम चली कि चकवाल को ही जगह के ऊपर इमरान खान को मिस्टर X और Y याद आए। मरियम ने उसका भी जवाब दिया, दिखाइएगा। कल जो कॉल्स करवा रहा था, अल्लाह ताला की शान है कि वो आज कह रहे मेरे मेंबर्स को कॉल्स आ रही हैं और ये कॉल्स को मना कर दो। और जब तुम लोगों को कॉल्स कराते थे तब हमें तो आती थी कॉल्स, हमें तो धमकियां भी आती थी, लेकिन हमने फेस किया। 2 महीने बाद हमारा इनकलाब फौतमी हो गया। आपके अंदर खुद उनका नाम लेने की हिम्मत नहीं है, आपकी टांगे थर-थर कांपती हैं। आप कहते हैं मिस्टर X, मिस्टर Y। अगर आपके अंदर नाम लेने की हिम्मत नहीं है तो कौम को क्या सबक दे रहे हैं कि वो उनको ललकारे, उनको डराए, उनको धमकाए। जब धरने में लोगों को आपने 2014 के बाद जो धरना था उसमें आपने लोगों को कहा कि उंगली उठने लगी है, ये हो गया है, वो हो गया है, हम आज़ादी के लिए आए हैं, और जनरल रहील शरीफ ने बुलाया तो हंसते हंसते निकल गए। वो धरने के लोगों को बता के गए थे कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ और मैं खुद कहाँ रात को छुप के किसके पास अंधेरे में मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। ये नहीं हो सकता कि जलसों में खड़े होकर आप किसी को ललकारें और रात के अंधेरे में आप अगलों के पांव पड़ जाएं, ये नहीं हो सकता। इमरान की सियासत तजादात का मजमूआ है, लेकिन एक चीज़ में वो बहुत कामयाब हैं। एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव किस्म का वो बयानिया खड़ा करते हैं और उस बयानिए को बड़ी कामयाबी से बेचते हैं। एक बयानिया उन्होंने ये सेट किया हुआ है कि उनके अलावा सारे चोर डाकू हैं,
और वो सिर्फ अकेले ईमानदार है। रियासत मदीना वो कायम करने वाले थे, अचानक उनकी टांग खींच ली गई। लेकिन वो हुकूमत के दौरान कैसे हुकूमत चलाते थे, अगर उनका माजी का एक जुमला आप सुन लें तो आपको एहसास होगा कि वो एजेंसियों की हुकूमत एक किताब थी, किसी ज़माने में लिखी गई। तो इमरान खान की हुकूमत उससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। सुनाइएगा जी। हमारे हाथ बंधे हुए थे, कोलिशन पार्टनर्स थे, ब्लैकमेल होते थे, बिल अपने बजट पास करवाना है तो मिन्नतें करनी पड़ती थी, हमें अपनी एजेंसी को कहना पड़ता था कि उनको लेके आओ असेंबली में वोट कराने के लिए। टेलीफोन आता है जी गुमनाम नंबर से धमकियां देने के लिए, वापस धमकियां दो उनको। जो डराता है वापस डराओ उसको। जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं, वापस धमकियां दो इनको। ये होते कौन है आपको डराने वाले? ये खुफिया नंबरों से डराना धमकाना कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जो करना करो, हम भी करेंगे। किसी को खुफिया नंबरों से फ़ोन कॉल से डराना धमकाना नहीं चाहिए, लेकिन खुफिया नंबरों से सारी कॉल्स डराने धमकाने के लिए नहीं आती। ये भी इमरान ने अपनी सियासत से साबित किया था। धरने के दिनों में कंटेनर के ऊपर खड़े होकर कहा था कि अंपायर की उंगली उठने वाली है, और फिर क्या हुआ था वो सारे जानते हैं। दिखाइएगा जी। अंपायर की उंगली ऊपर जाती है तो क्या होता है? नवाज शरीफ तुम्हारा वक्त खत्म हो गया, अलविदा अलविदा नवाज शरीफ, अलविदा। और अंपायर की उंगली ऊपर जाने वाली है और तुम पवेलियन में वापस जाने वाले हो। इमरान खान अगर इस मुल्क की क़यादत पे पहुंचा था तो अपने पैर पे खड़ा होकर पहुंचा था। वो किसी एस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी के अंदर नहीं पाला गया था। ये सबसे अच्छा संजीदा जुमला है जो इमरान ने बोला है कि वो अपने पाँव पे खड़े होकर पहुंचा था, किसी इस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी में नहीं पाला गया था। मेरे ख्याल में इसको सबसे ज़्यादा संजीदा ले, क्योंकि 2011 के लाहौर जलसे से लेकर 2018 के इंतखाबात तक शायद ही कोई ऐसा मौका हो कि जिसमें वो अपने पाँव पे खड़े हों, और 2018 के इंतखाबात से लेकर अप्रैल 2022 तक अपनी हुकूमत के गिराए जाने तक शायद ही ऐसा मौका हो जिसमें अपनी हुकूमत उन्होंने अपने पाँव पे खड़े होकर चलाई हो। गिराए भी खुद नहीं गए। तो ये वो हक़ाइक़ हैं जो पाकिस्तानी सियासत के भी हैं और इमरान खान की सियासत के भी हैं। जो आज पैनल है हमारे साथ, साहब हैं PMLN से, मौला बख्श चांडियो साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और इजाज़ुल हक साहब हैं PML जा से। सबको खुशामदीद कहता हूँ। ज़ुबैर साहब, एक आपकी ज़ाहिर है सियासी मुदब्बिर हैं, आप लोग बड़े हैं इस मुल्क के, आप लोगों ने फ़ैसला करना है। मेरी राय थी, मैं आपके जमात के लोगों से प्रोग्राम में ऑन एयर कहता था कि आप लोगों को आर्मी चीफ़ की तैनाती करके केयर टेकर सेटअप बना के इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, ताकि तनाज़ा सिमट जाए, हम इंतखाबात की तरफ जाएँ, मुल्क एक वाज़े मैंडेट के साथ हुकूमत उसके पास मौजूद हो और आगे चल पड़े। हम सड़कों के ऊपर फसाद को अफोर्ड नहीं कर सकते, डूब जाएंगे। पहले मुल्क डूबा हुआ और डूब जाएंगे। आप क्यों गुरेज कर रहे हैं? मैं वजह उसकी कोई लॉजिक समझ नहीं पाया। आप अभी कह रहे हैं कि अभी डिसॉल्व कर दें? नहीं, अभी तैनाती करें और फिर केयर टेकर के ऊपर तो आपको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे ना, इंतखाबी अमल पे भी इंगेज करना पड़ेगा आपको इमरान खान को। लेकिन पहले तैनाती करेंगे। फर्स्ट गोल पोस्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्मी चीफ, उसके ऊपर नॉमिनेशन करें। उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो जो टाइम पीरियड है उसमें आपको करना है। तो आप क्यों नहीं कर रहे? आपको नवंबर के एंड से पहले करना है ना, तो आप कर सकते हैं। अभी क्यों रोक रहा है कोई? आपको नॉमिनेट तो कर सकते हैं आप किसी को। आपका ओपिनियन है। इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक ये होता है कि जी जिस तरह पहले इजाज़ुल हक साहब बैठे हैं, उनको ज़्यादा अच्छी हिस्ट्री पता होगी। आसिफ नवाज की अनाउंसमेंट जो थी 3 महीने पहले कर दी थी, और उसकी वजह से जो असलम बेग साहब थे जो कि चीफ थे, उनकी जो भी उनका पावर होनी चाहिए वो ख़त्म हो गई थी, बिकॉज एवरीवन वाज लुकिंग टुवर्ड्स आसिफ नवाज, जनरल आसिफ नवाज। तो वो अगर वक्त से कुछ अरसे पहले, अभी भी 2 महीने से ज़्यादा अरसा रहता है, तो 2 महीने से ज़्यादा अरसा रहने से पहले अगर आप नए आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट, ये हर एक की अपनी मंतक हो सकती है। चेन ऑफ कमांड में तो वैसे अगर आप एक के होते हुए दूसरे को लगा दें तो मेरे ख्याल बड़ा मुनासिब है कि वो ब्रीफिंग्स भी हो जाए, इंटरेक्शन भी हो जाए, वो एक दूसरे को अच्छे से पाकिस्तान में देखें ना, हम डिस्कस भी इसलिए कर रहे हैं कि उसका सियासी इम्प्लीकेशन है। हम डिस्कस ही इसलिए कर रहे हैं ना। इंडिया में ये कोई डिस्कशन नहीं होती ना, किसी और मुल्क में नहीं होती। पाकिस्तान में हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि उसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होती हैं। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या अर्ली अनाउंसमेंट से पॉजिटिव होंगी या नहीं होंगी? ये देखिए, इमरान ने जो क्राइटेरिया सेट किया कि एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ जाएगा तो इन चोरों डाकुओं को नहीं अलाउ करेगा। दूसरा, वो कहते हैं चोरों डाकुओं को लगाना ही नहीं चाहिए। तो हम इस फसाद से तो आगे गुजरते हैं, जिसकी अपॉइंटमेंट होनी है वो हो जाए, हम बजाय फौज के अंदर तकसीम पैदा करने। हमें इमरान के वजह से नहीं अनाउंस करना चाहिए कि इमरान क्या कह रहा है इसलिए हम अनाउंस कर दें। इमरान जो कह रहे हो तो बहुत
देखिए ये इख्तियार है प्राइम मिनिस्टर का, और प्राइम मिनिस्टर को अपना इख्तियार एक्सरसाइज करना चाहिए। ये एक पॉलिटिकल विजडम डिमांड करती है कि हम इसको तैनाती करें और आगे बढ़ जाएं। ये फसाद तो समेट सकते हैं कि नहीं समेट सकते? थोड़े दिन रुक जाए, शायद आपकी बात में कुछ असर हो शायद। वैसे शहबाज शरीफ साहब को आपको कॉफ़ी के 2 कप ब्लैक कॉफ़ी के पिलाने पड़ेंगे, फिर फैसले की तवक्को रखिएगा। मैं आपकी इजाज़त से पहले इजाजुल हक साहब की तरफ जाऊँगा। इजाजुल हक साहब, आपने एक बहुत अच्छी कोशिश की कुछ लोगों ने कि तनाज़ा समेटा जाए। आपने बहुत सी मीटिंग्स की, लेकिन कुछ मीटिंग जनरल एहसान ने भी की, बड़ी अच्छी मीटिंग उन्होंने भी की, और फिर बनी गाला के पहाड़ों से उतर कर पिंडी वो जनाब पार्क के करीब तक का जो सफ़र था वो तय हुआ। मामला तय नहीं हुए, इसलिए एक मीटिंग में, एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा ताकतवर लोग, और ये कहा कि इंतखाबात इन्हीं के होते हुए हो जाएं। फिर लेकिन अगली मीटिंग में दोबारा उन्हें याद आया कि मीर जाफ भुट्टो को गिराया भी और फांसी पर चढ़ाया भी। ये फिर उन्होंने कल ये बात दोबारा दोहराई। तो मीटिंग फ्रूटफुल नहीं साबित हुई इमरान खान की। उसके बाद गुस्सा और ज़्यादा आ गया उन्हें। देखें नदीम साहब, ये जिस तरह से ये मामलात पाकिस्तान की तारीख़ में रहे हैं, अभी ज़ुबैर साहब ने ज़िक्र किया जनरल आसिफ नवाज़ की तैनाती जो थी वो 3-4 माह पहले, शायद 3 माह या 4 माह पहले हो गई थी। उसकी भी कोई वजह थी, और उस वक्त जो मिर्ज़ा असलम बेग साहब थे उनमें और उस वक्त के वज़ीर आज़म में थोड़ा सा तनाव पैदा हो गया था। और ये तैनाती जो थी उस वक्त 58(2)B के तहत ग़ुलाम इसहाक़ साहब ने की थी, और ग़ुलाम इसहाक़ साहब ने आसिफ नवाज़ को 4 माह पहले कर दिया था। ये बात सही है कि ये तो हमने मतलब शुरू से ही देखते आ रहे हैं, कई सालों से, मतलब कई आर्मी चीफ़ आए, कई चले गए। जिस दिन दूसरा अपॉइंट हो जाता है तो पहले वाला मैं ये तो नहीं कहूँगा कि रिडंडेंट हो जाता है, मैं ये कहूँगा कि सारा फोकस जो है वो दूसरी तरफ चला जाता है। अब ये बात हमारे सियासतदानों को, क्योंकि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, जो हमारी तारीख़ है, बड़ी चेकर्ड है इस मामले में, क्योंकि आपने ख़ुद ही कह दिया अपने इंट्रो में कि आधा अरसा से कम थोड़ा फ़ौज रही है इस मुल्क के अंदर, और उसके बाद जो है जो सिविलियन हुकूमतें रही हैं, कोई भी वज़ीर आज़म आज तक नहीं आया जिसने कि अपना टेन्योर पूरा किया हो। तो ये इशू जो है ना इस वक्त मैं समझता हूँ कि अगर हम ये थोड़ा सा जो अभी आपने मेरी बहन जो इमरान की मीटिंग थी, मैं उसकी तरफ आपको लेकर आऊँगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, काफ़ी लोगों ने इसमें रोल अदा किया, आपने भी किया, जनरल एहसान ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया इस सारे मामले के अंदर। मीटिंग के लिए इमरान चल के गए भी, लेकिन उसके बाद जो उनकी तवक्कुआत थी, बल्कि मुझे लगा ये कि वो पब्लिकली उन्होंने एक इंसेंटिव ऑफ़र किया है कि आपके होते हुए इंतखाबात हो जाएं तो 6 महीने बाद नया हुकूमत आएगी, वो अपना चीफ मुकर्रर कर लेगी। ये एक नई एक्सटेंशन का वो जिक्र कर रहे थे इनडायरेक्टली, लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं हुआ। शायद फ़ौज को और एक्सटेंशन पसंद नहीं है, इनकार किया, जो DGISPR ऑफिशियली इनकार कर चुके थे। मुझे लगता है कि ये चीज़ फ्रूटफुल नहीं हुई, जिसके बाद इमरान का गुस्सा और बढ़ गया। देखिए, उनको इससे कोई, मेरा नहीं ख्याल इमरान खान को अगर ये बात समझ नहीं आ रही तो वो भी बाकियों की तरह गलती पर हैं। देखें, अभी आपने मुझे अपनी मेरी बहन मरियम की बात सुनाई कि, और उन्होंने बहुत कहा इस बारे में, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई। देखें, 5 वज़ीर आज़म उन्होंने तैनात किए नवाज शरीफ साहब ने, पाँचों के साथ किसी न किसी स्टेज पर मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई। तो ये जो एक ऐसी ये इंस्टीट्यूशन है, मैं हमेशा से ये बात करता हूँ, यहाँ पर कोई कलेक्टिव फ़ैसले होते हैं, इंडिविजुअल फ़ैसले नहीं होते। और वो ओवरऑल देखें, जब आपकी डिलीवरी, आप इंडिया के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं, इंडिया को और पाकिस्तान की इकॉनमी को देख लें, उनके वज़ीर आज़म को देख लें, उनकी मतलब इस वक्त देख लें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहाँ पर हैं और उनका कितना। सर, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। मैं एक आपसे ब्रीफ डायरेक्ट आंसर चाहता हूँ इस चीज़ का। इमरान की मीटिंग के अंदर जो एक्सपेक्टेशन थी, इमरान की उस मीटिंग के अंदर फ़ौज से एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो शहबाज शरीफ को चलता करें, इलेक्शन करवाएं केयर टेकर्स के नीचे, और फिर कुछ मामला तय हो जाएं जिसमें वो एक्सटेंशन का इनडायरेक्टली उनको एक वो ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड कर रहे थे कि एक्सटेंशन और दे देते हैं, इलेक्शंस कराएं, केयर टेकर चलाएं, तो फिर इसके बाद देखेंगे क्या होता है। ये वो मुतालबा लेके गए थे जिसको फ़ौज ने इनकार किया कि वो इसमें रोल नहीं अदा करना चाहते। तो मुझे लगा कि इमरान की एक्सपेक्टेशन ही गलत है, वो रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस के साथ, गलत मुतालबे के साथ फ़ौज से इंटरेक्ट कर रहे थे। फ़ौज से मुखासमत नहीं चाहिए उन्हें, लेकिन फ़ौज से ये फरमाइश भी नहीं करनी चाहिए कि हुकूमत को गिरा के वो आगे चलें।
देखें, ये बात मेरा नहीं ख्याल जो आप कह रहे हैं कि इस पैराए में बात हुई है कि आप एक्सटेंशन ले लें और आप इलेक्शंस करवा दें। मुझे अंदर की बात का मुझे इतना नहीं पता कि क्या बात हुई है, लेकिन मैं मतलब लगा सकता हूँ कि आपका थोड़ी बहुत तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना, उनको दूर करने के लिए कोई लैक ऑफ ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट डेफिसिट को पूरा करने के लिए ये हमेशा होता है। मतलब ये इन मामलात में थोड़ा टाइम लगता है आगे ले जाने के लिए। एक ही मीटिंग में नहीं आप कह सकते कि जी एक्सटेंशन भी हो जाएगी और इलेक्शंस भी हो जाएंगे और हुकूमत को भी घर भेज देंगे। अभी आप पिछले 3-4 माह में देखें, 2-3 दफ़ा हुकूमत ने भी ये बात सोची है और मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट में ने भी ये बात सोची है कि इलेक्शंस करवा दिए जाएं, लेकिन किसी न किसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से वो नहीं मामला तय हुए। अब करवा लें, अप्रैल मार्च में करवा लें या नवंबर में करवा लें, बात तो एक ही है। जितना जल्दी इलेक्शंस हो जाएंगे उतना जल्दी मैं समझता हूँ कि हम हमारा रुख जो है वो तयन हो जाएगा। अगर हम इसी तरह एक वसवसे की सूरत हाल में रहेंगे और कोई फ़ैसला नहीं कर सकेंगे तो हमारी इकॉनमी के हालात देखें, हमारे इस वक्त फ्लड्स के हालात देखें, हमारी चांडियो साहब से इसका जवाब देते हैं। चांडियो साहब, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी कि इमरान खान, मीर जाफ़र, मीर सादक और गद्दार और न्यूट्रल तो जानवर होता है, सो मैनी बैड थिंग्स जो नहीं कहनी चाहिए थी। अच्छे तरीके से कहना चाहिए कि फ़ौज का काम नहीं है सियासत में मुदाखलत करे, ये कहना चाहिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए और अमली तौर पर उसका इजहार सियासत से करना चाहिए। लेकिन उसके बाद चल के भी गए, फिर मामला ठंडे भी किए। एक इंटरव्यू के अंदर सिर्फ कहा ताकतवर लोग, कोई मीर जाफ़र मीर सादक नहीं। कल फिर दोबारा मीर जाफ़र की यलगार। हो क्या रहा है पाकिस्तान में? लड़ाई अब सड़कों पे आएगी तो फिर मामला होगा। इमरान खान साहब पाकिस्तान के कौमी रहनुमाओं में है। मैं पीपल्स पार्टी कारकुन हूँ, मैं मुनासिब नहीं समझता कि उनकी ज़ात पे कोई ऐसी बात करूँ। उनको हक पहुँचता है, मुझे नहीं पहुँचता। इसलिए मैं बीमारी नहीं कहता, मिजाज कहता हूँ, रवैया कहता हूँ। ये ओद करके आती है, दोबारा इनको बीमारी, फिर बीमारी नहीं, इनका मिजाज फिर दोबारा उसी बात पे आ जाता है। अब एक बात से आप दस्तबरदार हो गए हो, पहले इस्टेब्लिशमेंट ये वो, फिर गद्दार हो जो आपने कहा। अब बीच में ठीक थे, उन्होंने कहा नहीं, नाम नहीं लिया एक्सटेंशन का, मकसद उनका वही है कि दोबारा आए। अब उनकी बीमारी फिर आज आपने देखा कल के जलसे के बाद उनकी जो ख्वाहिशात पूरी नहीं होती तो ये हो जाता है। मैं एक बात कर रहा हूँ और बड़े हिम्मत के साथ और एतबार के साथ कहता हूँ, ज़ियाउल हक साहब की जो मुकर्ररी थी उस वक्त ऐसी अपोजिशन थी जैसे इतनी ख़तरनाक अपोजिशन किसी हुकूमत की थी ही नहीं, लाख इख्तिलाफ के बाद। लेकिन आप देखें जब जनरल ज़िया को रखा, बहुत सारे लोगों को सुपरसीड करके रखा गया भुट्टो साहब की तरफ से, पर अपोजिशन ने कोई इतना शोर शराबा नहीं किया जितना खान साहब करते हैं। नहीं जी, और फिर उसके बाद बहुत सारे मैंने जनरल देखे, आए चले गए बस खामोशी के साथ। इतना शोर शराबा किसी लीडर ने नहीं किया जितना खान साहब ने किया। और ये भी मैं मानता हूँ कि कोई भी सियासी पार्टी, कोई सियासी हुकूमत उनके असर से अलग नहीं थी, हुकूमत अफवाज पाकिस्तान के असर से। इसके बावजूद वो ज़ाब्ते में रहे। बदकिस्मती से इस इदारे को, जो कौमी सलामती का इदारा है, जो इंतहाई बावकार इदारा है, दूसरे नंबर बदल लिया। दोनों को जितना मुतनाज़ा खान साहब ने करवाया है कभी किसी ने नहीं करवाया। इस अंदाज से कभी कोई नहीं बोलता जिस अंदाज से खान साहब ने बात की, अपने लोगों से जिस अंदाज से गालियां दिलवाई, जनरल करके नाम लेकर। आपको अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये इन्होंने किया और किसी ने नहीं किया। ये रिवायत आप गवाह हैं, मैं हर प्रोग्राम में आपको कहता हूँ सबके में, ये रिवायत दुरुस्त नहीं है। ये पाकिस्तान के बखे उधेड़ देगा। अगर आपने जो रवैया रखा है खान साहब ने, अगर किसी छोटे सूबे की पार्टियों ने ये रवैया रखा तो मुल्क कहाँ चला जाएगा, वो आप बताएं कहाँ जाएगा। अगर आप कर रहे होते तो हमने आपको गद्दार कहना था, मार दिया होता। हमने कहना था गद्दार है, आर्मी चीफ के ऊपर ये बातें कर रहे हैं। आपको अभी भी बताता हूँ, भुट्टो साहब के मुसलमानी की भी तस्दीक की गई, गजब खुदा का इस मुल्क में। आप क्या कह रहे हैं? भुट्टो साहब के साथ क्या कुछ नहीं किया? 12 आदमी भी अलाउ नहीं किए गए जनाजे नमाज़ में। आप भला बताएं, ये कोई बात थी? बीबी के साथ क्या किया गया? बीबी को मुल्तान के रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट पे घसीटा गया, उसके घुटने जख्मी हो गए। आप क्या कह रहे हैं? सब कुछ होने के बाद हमने ये रवैया नहीं अपनाया। हमने ये रवैया नहीं अपनाया कि अफवाज पाकिस्तान को मारो, पकड़ो, करो और लानते डालो नाम लेकर। ये कभी नहीं हुआ। जो जिस नफरत की फिजा में हम सांस ले रहे हैं ना, अब आप सब लोगों की एक जिम्मेदारी है। मुझे जो जिस चीज़ का खौफ आता है कि अगर
एक एजुटेशनल पॉलिटिक्स की तरफ अक्टूबर के महीने में इमरान निकलते हैं, जो वो निकलेंगे क्योंकि उनको जब और कोई रास्ता नहीं मिलेगा वो इसी तरफ आ रहे हैं। मुझे यही लगता है कि वो इसी तरफ आ रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? सड़क के ऊपर एक फसाद वाली कैफियत हो, एक तरफ आपकी सिक्योरिटी लगी और दूसरी तरफ लोग चढ़ाई करके आ रहे हो। यू नीड टू टेक टाइमली डिसीजंस, मूव फॉरवर्ड। देखिए, इमरान का एक चीज़ जो कि अंडर एस्टिमेट नहीं करनी चाहिए कि ही डजंट माइंड लूजिंग, क्योंकि एज अ पॉलिटिशियन बहुत से लोग होते हैं कि जी ये अगर इसने आया इस्लामाबाद की तरफ कदम बढ़ाया, धरने की बात की, तो ये तो बिल्कुल फेल हो जाएगा अगर वो सक्सेसफुल ना हो। 25 मई को एक दफा तजर्बा करके वो बार-बार आएंगे, उनके फॉलोअर्स को फर्क नहीं पड़ा, वो दोबारा आएंगे। 17 दफा आऊंगा, वो आएंगे। हाँ, वो तो मैं इमरान खान की पर्सनालिटी को देखते हुए मैं उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा कि ये आखिरी दफा होगा और वो अटेम्प्ट करेगा और वो अगर सक्सेसफुल नहीं होगा, लोग नहीं आए या जो भी वजह हुई, और उसका राइट भी बनता है उसका आने का पाकिस्तान के कानून के तहत, स्वाय उस जगह के डी चौक जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया हुआ है, वो F9 पार्क में आए, धरना दे, 50 दिन तोड़ फोड़ का किसी का नहीं, लेकिन ये चीज मैं आपको बता दूं का या इमरान खान में तमाम ये एबिलिटीज हैं लोगों को निकालने की भी जलसों के लिए, लेकिन धरने वो नहीं दे सकता। और उसकी वजह ये है वो 2014 नहीं है। 2014 में जो कुव्वतें उसके पीछे थी वो आज नहीं है। सो उसका धरना जो प्रोबेबली जो अब उसका बयानिया है वो 2014 में उसका अपना बयानिया था ही नहीं। अभी वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया पे आएगा, हो सकता है वो मोबिलाइज कर ले लोगों को। एंटी एस्टैब्लिशमेंट पर आएगा, लेकिन एंटी अमेरिका, एंटी एस्टैब्लिशमेंट और मजहबी, तो वो सारी वो चीजें जो लोगों को जो खींच सकती हैं वो यूज कर रहे हैं सारी, बिल्कुल मजहब को भी बीच में। और अगर कोई हमारी तरफ से कोई मजहब की बात करते हैं तो कहते हैं मजहब कार्ड प्ले कर रहे हैं। हर रोज रात को बैठ के मजहब, मतलब हुसैनी फौजें एक तरफ और एक तरफ यजीदी फौजें, और हमें यजीदी फौजों का हिस्सा लश्कर करार दे दिया, मतलब खुद ही हुसैनी फौज। कल तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से बोला, उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन हक पर थे, कूफा वालों को पता था, लेकिन वो यजीद के डर से खामोश रहे। आप लोगों ने चुप नहीं रहना। तो कल तो उन्होंने बकायदा अर्ज की है, ये मजहब कार्ड है या नहीं है, ये इसको और क्या कहते हैं? अब आप हैं यजीदी कुव्वतें, क्या करें? चार्जी साहब हंस रहे, ब्रेक ले लें, हमारे ब्रेक ले लें। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इजाज़ुल हक साहब, कुछ चीज़ों के ऊपर शायद सारों को ही अपने कद से उठकर फैसले करने पड़ेंगे पाकिस्तान की खातिर, और उसमें इस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना पड़ेगा। हम बहुत बड़ी मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं, उसके अंदर एक रोल है साबिका मुदब्बराना रोल चाहिए पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के लिए रोल यही है जो मैं जिसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि इस फसाद से आगे निकलें। एजिटेशन सड़क के ऊपर हुई तो फैसले फिर किसी के हाथ से मेज़ पे बैठ के नहीं होंगे, फिर लोगों का नुकसान हो जाएगा। यही बात मेरा ख्याल है हमारे सियासतदानों को समझने में 72 साल लग गए हैं। चलो 72 नहीं तो उसके आधे लगा लें जिसमें कि उनकी हुकूमतें रही हैं। मैं अगर आप इजाज़त दें थोड़ी सी एक बात क्लियर कर दूं। मौला बख्श चांडियो साहब की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूं, और 1976 में जब जनरल ज़ियाउल हक की अपॉइंटमेंट हुई थी एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उस वक्त बिल्कुल कोई पीसफुल था, मुल्क के अंदर कोई हंगामा राई नहीं हो रही थी। ये सारे मामला बाद में शुरू हुए थे, और पहली मरतबा भुट्टो साहब की हुकूमत के दौरान जब अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उसके अपने राइट साइड पे उन्होंने बैठाया था जब PNA के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे। और तारीख़ जो है ना वो आजकल तो सोशल मीडिया के हवाले से जिस तरह आपने इमरान खान साहब की तकरीरें सुनाई हैं, मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने ये अच्छा किया या बुरा किया। मैं हमेशा जब भी उनको मिलता हूँ तो ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट से लड़कर कहीं पहुँच नहीं सकेंगे आप, और ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन चांडियो साहब की इंफॉर्मेशन के लिए वो जो ईंट से ईंट बजाने की बात की थी जरदारी साहब ने, और फिर मेरी बहन के जो जलसों के अंदर नारे लगे थे कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, और फिर गुजरांवाला के जलसे के अंदर जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी तो उसको भी अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आपने जो बात की है मैं इससे 100% एग्री करता हूँ कि अपने से बालातर होकर सोचना पड़ेगा हर किसी को। देखें इस वक्त जो हमारी क्रेडिबिलिटी है उसको और हमारी जो कंटिन्यूटी है, सारी दुनिया आराम से बैठी हुई है ये देखने के लिए कि अब आगे होगा क्या। तो जितनी जल्दी ये फैसले हो जाएंगे
उतनी जल्दी बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को भी चाहिए कि वो भी जो फैसले करने हैं जल्दी करे, और इलेक्शंस को 2-4 माह आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माहौल की बेहतरी के लिए, मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए, फ्लड के जो विक्टिम्स हैं उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरत है। हम एक नई कश्मकश में पड़ गए हैं कि कौन चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा, कौन नहीं होगा। मैं एक बात बड़ी वाज़ेह बता दूँ, आप किसी को भी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दें, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं इसको लगाऊंगा तो ये मेरा ताबेदार होगा, ये बात बिल्कुल गलत है। इंस्टीट्यूशन जो है उसके, ये देखिए, ये फ़ौज एक वाहिद इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे कलेक्टिव फ़ैसले होते हैं। कभी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ वो फ़ैसला नहीं करेगा जिसमें कि सबको ऑन बोर्ड नहीं लेगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आप जिसको भी लगा दें चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अगर इमरान खान साहब भी समझ लें और शहबाज शरीफ साहब भी समझ लें और जरदारी साहब भी समझ लें, जो सब ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं, और तो मैं समझता हूँ कि जो कमज़ोरी है शायद वो आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। इमरान खान ने एक मुतालबा कर रहे हैं और वो ताकत के ज़ोर पर उस मुतालबे को मनवाना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ हैं जो ख़ुद फ़ैसला करने की अहलियत नहीं रखते। मेरे सीरियस डाउट्स हैं कि वो ख़ुद से इंडिपेंडेंटली फ़ैसला कर सकते हैं। वो पिंडी की तरफ देखेंगे, वो अपने भाई की तरफ देखेंगे, उसके बाद कुछ सोचेंगे कि इस पर मोहर लगाऊँ या ना लगाऊँ। ज़ुबैर साहब, ये एक क्राइसिस है, आप, मुझे नहीं लगता कि इसको निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। शहबाज शरीफ ने शायद वापसी पे लंदन दोबारा जाना है। ये अगर आपके नून लीग के बड़े अगर मिल के उसके ऊपर कोई फ़ैसला कर लें तो बेहतर है, पाकिस्तान के लिए अच्छा है। लेकिन फ़ैसला तो होना ज़रूरी है कोई ना कोई, क्योंकि इस वक्त अगर तो मईशत अच्छी चल रही होती, जो कि नहीं चल रही है, क्योंकि हमें उन 22 करोड़ आवाम का भी सोचना है कि क्या हुकूमत में रह के हम डिलीवरी को बेहतर कर सकते हैं, क्या महंगाई कम होने शुरू हो जाएगी, क्या उनके लिए रोज़गार के मौके ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे, या गुर्बत की लकीर से नीचे जो चले गए उनको वापस हम लेके आ जाएंगे। तो अगर तो उसका जवाब हाँ में है कि अगर 1 साल में आप ये कर सकते हैं तो फिर बिल्कुल 1 साल तक होल्ड करना चाहिए। सर, आपकी हो सकता है गवर्नेंस इमरान की हुकूमत से 100 गुना बेहतर, ठीक है, बहुत अच्छी होगी, लेकिन पूरी दुनिया से पाकिस्तान को कोई रुपया देने पे तैयार नहीं है। मुल्क के अंदर सियासी बेयकीनी है। इमरान के मैं नारों का एक छोटी सी कलेक्शन आपको दिखाता हूँ। आप इस सूरत हाल में कोई हुकूमत चला के दिखाए मुझे, किसी और को भी ले आए, वो भी नहीं चला सकते। इमरान खान क्या कह रहे हैं? एक अमेरिकी साजिश का हिस्सा बन के एक 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मुंतखब हुकूमत को साजिश के तहत हटाया, और इनके साथ शामिल थे यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक। मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपहसालार था, कमांडर इन चीफ था, उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से। ये गद्दारों ने आज ये किया पाकिस्तान। हम सवाल पूछते हैं अपने न्यूट्रल से, क्या उनका काम नहीं था कि इस मुदाखलत के खिलाफ पूरी कोशिश करते, रोकते, बजाय न्यूट्रल रहने? अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है। मेरा सिर्फ आखिरी एक सवाल है अपने न्यूट्रल से कि अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? मैं अपने न्यूट्रल से कहता हूं कि अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है, अपनी पॉलिसीज रिव्यू करें। बंद कमरों में कई दफा फैसले होते हैं, वो फैसले अच्छे नहीं होते। चांडियो साहब, पहले आप इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दें, मैं आपको कल वाला भी पहले मैं एक सिर्फ कमेंट कर दूं। ये इमरान खान जो भी कह रहा है, पॉपुलर बयानिया ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बयानिया है, क्योंकि वो जब ये कहते हैं ना कि किसी को न्यूट्रल होने के, तो इमरान खान से एक 1-to-1 इंटरव्यू में ये समझने की ज़रूरत है कि आप क्या चाहते हैं कि फ़ौज जो हो वो पॉलिटिसाइज्ड हो। बिकॉज आप ये कह रहे हैं कि न्यूट्रल नहीं हो, वो अगर कोई असेंबली में कोई भी चीज होती है, फौज यही कह रहे हैं कि इनको गिराओ। हाँ, वो ये चोर और डाकू हैं, इनको गिराओ। या जो मैं करता था कि जब मुझे वोट चाहिए होते थे तो मैं एजेंसी से, वो तो कहा है उन्होंने, कहा है ना, एंड दैट इज द सिस्टम दैट ही वांट्स, दैट इज व्हाट न्यूट्रलिटी फॉर हिम इज। ये बहुत बड़ा क्राइसिस है, आप इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मैं अभी नहीं संभाल नहीं सकेंगे, मैं अभी नहीं, बड़े अरसे से कह रहा हूँ, लेकिन ये संभालने की जिम्मेदारी हम पर तो आएगी कि हमारी इत्तेहादी हुकूमत है, लेकिन जो मुअर्रिख है, जो गैर जानदार आदमी है, वो जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत में आयद नहीं करेगा। इस बहरान की आगाज़ कौन कर रहा है, बुनियाद कौन कर रहा है? एजाज़ मेरे लिए मोहतरम है, मैंने एजाज़ साहब पर के वालिद मोहतरम पर, बुजुर्गवार पर कोई ऐसी बात नहीं कि वो समझे नहीं। मैंने कहा इतनी इख्तिलाफात के बावजूद
बहुत सारे जनरलों को सुपरसीड करने के बावजूद भी आए तो झगड़ा नहीं हुआ। मैंने ये कहा है, मैंने ये कहा नहीं कहा कि जनरल साहब के आने पर, लेकिन आपने बगैर समझे बड़े सारे हम पर हमले कर दिए हैं। मैं जवाब दे सकता हूँ। जनरल साहब के ज़माने के जो ज़िया साहब के जो ज़माने के कारनामे हैं वो अभी तक मुल्क भुगत रहा है। मैं वो नहीं चाह रहा हूँ कि आपके साथ, कभी भी मैंने नहीं कहा कि आपके साथ बैठ के मुकाबला करूँ। आप गलत समझने में गलती की है। छोड़े जनरल एजाज साहब को, भले जो भी समझे, मैंने उनके लिए ये नहीं कहा। मेरे खदशात क्या है, मेरे उनके वालिद बुजुर्गवार के लिए क्या राय है, मैं जानता हूँ, वो खुद भी वाकिफ़ है। लेकिन अभी एक तारीख का हिस्सा बन गए। अब कहाँ है, कौन है सवाए एजाजुल हक के, कौन कहता है कि मैं ज़िया की पार्टी का हूँ? कोई भी नहीं कह रहा है। लेकिन इनको हक है, ये वालिद है इनके, और इनको सही बेटे की तौर पर उनको मानना चाहिए। अब आए असल बात को। असल बात हुई क्या है जिस पर इतना सारा गुस्सा है? अभी इन्होंने कहा है मैं लोगों को निकालता हूँ, बच्चे निकालूंगा। अभी मैं सुन रहा था जुबैर साहब को, अपने बच्चे महफूज कर दिए विलायत में, बेटे बेटी दोनों तीनों वहाँ महफूज है। हमारे बच्चों को कहते हैं नहीं गोलियों के सामने आएंगे रास्ते, भाई अपने बच्चों को भी लाए। ये क्या बात हुई कि नहीं लाएंगे? आप सामने ले आए। अभी ये क्या कह रहे हैं, मैं हुसैन के रास्ते पर हूँ, सामने यजीद है। आप जेल में जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हुसैन का किरदार अदा करना, तो बहुत बड़ी बात है। कहाँ आपके मुकद्दर में है वो किरदार अदा करना? ऐसे नहीं होता है, वो जिंदा सलामत नहीं होते, वो अमर हो जाते। अमर होना आपके मुकद्दर में नहीं है। अब तीसरी बात जो अभी चल रहे अभी कर रहे हैं कि भाई क्या हो, हम कोई भी ऐसा मामला नहीं चाहते हैं जिससे इस मुल्क में बराए नाम भी जमहूरियत ख़त्म हो जाए। लेकिन ये मैं ज़रूर चाहता हूँ कि जनरल की नामजदगी को, जनरल साहब के मुकर्ररी को इस अंदाज से अगर हम मौजू बनाएंगे खल्क़ खुदा का, पाकिस्तान का, तो ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। कुछ मामलात ऐसे हैं जिसमें बहस मुबाहिसा नहीं किया जाता। अभी इस जनरल साहब की एक्सटेंशन थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी में मैं भी बैठा था, ये मौजू आया। अक्सर लोगों ने वो उस पर बात नहीं की, कुछ ढकी छुपी तो बात नहीं। हमने कहा इसको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए, अगर हो रहा है तो हो जाने दे खामोशी के साथ। उस लॉ को सब जमातों ने सपोर्ट किया जी, PMLN ने भी सपोर्ट किया था उस लॉ, इसीलिए कि इस बहरान से निपटे। लेकिन जिस अंदाज से इस बहरान को लेके आ रहे हैं सामने, जनरल साहब के बहरान को, अभी वो खातून है हमारी, जनरल साहब का बहरान नहीं है, बहरान क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। जो भी नॉमिनेशन होनी है, नई नॉमिनेशन करे और आगे चले। हम मौजूद नहीं लेते। हमारी खातून है, बड़ी अच्छी है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। अभी उसकी जुर्रत और हिम्मत है, इस अंदाज से रास्ते पे उनको कहेगी जनरल तुम्हारे इधर उधर। ये अभी आपको जिन्होंने सिखाया उन्होंने सिखाया है, वरना आप कभी नहीं बैठे ही उनके कदमों में, उनके जूतों में तो बैठकर आपने सियासत की है। आप खातून साहिबा जनरल साहब को मुखातब होकर गाली दे रही हैं, ये कौन है? ये किसको कह रहे हैं आप? क्यों? इनकी वजीर की बेटी ने, इन्होंने जो इस रोड पे बोला, इस शाहराह पर जो तनकीद की गाली दी, वो आपने नहीं सुनी क्या? मैंने तो टीवी देखे, जनरल फलां, ये क्या था? इसकी किसकी ताकत? एक बात खदशे का इजहार कर रहा हूँ। दो खदशात में आपको हमेशा आकर बातें करता हूँ। एक ये कि ये रास्ता जो खान साहब ने लिया है, अगर किसी और पार्टी ने, बिलखुसूस छोटे सूबों के पार्टियों ने ये रास्ता लिया तो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा, ये मेरा खदशा है। दूसरा मुझे वहम है, वो ये वहम है कि इमरान खान मकामी ताकत नहीं है। इमरान खान मकामी ताकत नहीं है। मकामी ताकत इस अंदाज से नहीं बोलते। ये क्या ताकत है अभी मुझे नहीं पता चल रहा, मैं नजूमी तो हूँ नहीं, लेकिन वक्त आएगा पता चलेगा। मेरा खौफ जो है वो बहुत ज़्यादा है। मेरा खौफ ये है कि हम तसादम की जानब बढ़ रहे हैं, और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, 2-4 हफ्ते के अंदर ये मामला आपको नदीम साहब, मैंने टीवी पे एक सुना, तो मजे की बात सुनाऊं, मैंने टीवी पर खुद व्हाट्सएप पे मैंने खुद सुना, एक बहुत बड़े बाहर आदमी बैठे, उन्होंने खुद तकरीर करते हुए कहा है कि हमारा आदमी आ रहा है, आप देखेंगे फला 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 को तहस नहस करके, वो तो एक मंसूबे के तहत आएंगे। दिखाएगा कल इमरान ने क्या कहा अली भुट्टो के हवाले से। बड़े मेरे इख्तिलाफ भी होंगे जुल्फिकार अली भुट्टो से, लेकिन वो भी एक खुददार लीडर था। उसको साजिश करके तब भी मुल्क के अंदर जो मीर जाफर बैठे थे उनको उसको गिराया और उसको फांसी चढ़ाई। एजाज साहब को बताएं जोर जोर से। एजाजुल हक साहब आप ही से एजाज साहब सुने क्या कह रहे हैं। देखें, वो आपको खुश करने के लिए कह रहे थे,
वो कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी बोल तो आपके वालिद पर रहे हैं, भले मुझे खुश करें, आपके वालिद पर बोल रहे हैं, आपके वालिद पर बोल रहे हैं, मीर जाफर बोल रहे हैं आपके वालिद को। यही तो बचपन है ऐसी बातें ना करें, पॉलिटिशियंस का, यही तो बचपन है। आप पॉलिटिशियन नहीं है, सियासत करते मुल्क में तीसरी बार चौथी बार आप कह रहे हमारे पॉलिटिशियन, हमारे पॉलिटिशियन। वालिद का जिक्र ना करें, अच्छा नहीं लगता। वैसे जवाब क्या बात नहीं, उसने किया है। एक बेटे के बाप के मतलब खुदा में कभी नहीं बोलता, नहीं कहना, अभी भी ना कहें। मैं नहीं चाहूंगा जवाब, लेकिन मैं जवाब लेता हूँ, की बात कर रहा हूँ, मैं जवाब लेता हूँ, लेकिन ना कहें आप, मुझे अच्छा नहीं लगा। कभी नहीं करता एजाज साहब से, मतलब इजाजुल्लाह के वालिद में मिलते हैं हम, कभी नहीं बात। इजाजुल्लाह के वालिद हैं तो वो उसके वालिद हैं, बस उसके, मैं नहीं उसको चाहूंगा बुरा करें। जरा सुनाऊं, सुन ले जरा एजाज साहब और मैं बहुत सारे प्रोग्राम में बैठे, कभी हमने ये बातें नहीं। इजाजुल्लाह से जवाब लेते हैं। जी इजाज साहब, देखें थोड़ी थोड़ी तलखी चांडियो साहब से कभी कभी हो जाती है। मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बल्कि मैं सारे जितने पीपल्स पार्टी मैं भी करता हूँ, मैं भी आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन देखें इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, मैं समझता हूँ कि बजाय महाजराई के हमें मुफाहमत पैदा करनी चाहिए। मुझे किसी ने कहा था एक दफ़ा चाइना का प्रेसिडेंट आया था, मैं चांडियो साहब के लिए बता रहा हूँ कि जरदारी साहब ने उसका खाना किया था और खोसा साहब ने उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने किया। तो मैंने कहा यार ये जरदारी जो प्रेसिडेंट है ना, इनका जो है कैंसिल कर दें, मैं नहीं जाऊँगा, रिग्रेट कर दें तो मैं इधर जाऊँगा। तो मुझे वहाँ से प्रेसिडेंट हाउस से कॉल आई, उन्होंने कहा जी ये सरकारी घर है, आपको यहाँ जाना चाहिए, किसी ज़माने में आप लोग भी यहाँ हुआ करते थे। तो मैं उस खाने पर गया और जरदारी साहब पूरा खाना छोड़ कर उन्होंने आके मेरा शुक्रिया अदा किया, क्योंकि मैं पाकिस्तान के लिए गया था वहाँ। तो इसलिए मुफाहमत के लिए, मुल्क के लिए सबको इकट्ठे चलना पड़ता है। अगर मैं यहाँ बैठ कर बोलना शुरू कर दूँ और आप लोग बोलना शुरू कर दें और मामलात ख़राबी की तरफ जाएंगे। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि देखें इस्टेब्लिशमेंट से लड़कर आप कहीं नहीं पहुँच सकते और लड़ना चाहिए भी नहीं। हम अगर इस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहे हैं तो हम दुश्मन के सपोर्ट कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान का ये इदारा जो है इसको कमज़ोर किया जाए। फिफ्थ जनरेशन वॉर है ये कि अदारों को मुतनाज़ बना दें। अगर वो इमरान खान करेंगे या जरदारी साहब करेंगे या नवाज शरीफ साहब करेंगे या मैं करूँगा, मैं समझ रहा हूँ हम मुल्क के साथ अच्छा नहीं कर रहे। तो ये चीज़ ज़हन में रखते हुए अगर हम आगे जाएंगे, और हुकूमत को चाहिए, मैं जुबैर साहब को कहूँगा, पास्ट की नहीं बात कर जी, आप अपना जुमला पूरा कर लें जा सर। तो मैं ये कहता, मैं जुबैर साहब को ये कहूँगा, क्योंकि इनकी हुकूमत है, कि आप थोड़ा सा दिल बड़ा करें। वो तो नहीं कर सके थे जो पहले हुकूमत में थे। और ये जो मुतनाज़ चीज़ें हैं इनको डिस्कस करें आप बैठकर। आप कहें जी आए बैठते हैं, हम इलेक्शन कैसे कराना है, इलेक्शन कमीशन अच्छी बात कैसा होना चाहिए, EVM लाने हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का क्या कर रहे हैं, एंगेज करें एक दूसरे को, एंगेज करना चाहिए। देखिए एक तो मैं वो जनरल ज़िया के हवाले से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं इमरान खान के हवाले से बात कर रहा हूँ। और तमाम एजाज साहब को भी पता होगा, PTI जो थी वो कभी भी ओन नहीं करती थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। हमेशा उनको इल्ज़ाम लगाती थी कि 71 के क्राइसिस में उन्हीं की वजह से हुआ, और उसके बाद से भी जो भी वाक़यात थे, और 77 में 79 में जो भी हुआ, कभी भी उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को डिफेंड नहीं किया, बल्कि ब्लेम किया तमाम PTI इंक्लूडिंग इमरान खान। अब उनका नैरेटिव में जुल्फ़िकार अली भुट्टो बड़ा फिट बैठते, खुददारी, अमेरिका को उसने जवाब दे दिया था, इसलिए ओन किया। इसलिए ओन नहीं किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कोई अच्छे काम किए थे, इसलिए ओन किया कि उनकी जो नैरेटिव है, उनका जो बयानिया है कि वेस्ट के खिलाफ। हालांकि मैं ये याद दिला दूं, हालांकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कोई मकसद था ना, उनको कहा आप एटम बम नहीं बनाएंगे, उन्होंने कहा मैं बनाऊंगा। भाई इमरान खान ने कौन से, किस लिए खुददारी, क्या हुआ है, एक विजिट रशिया का, और उस पर उन्होंने बता दिया कि मैं वेस्ट के खिलाफ खड़ा हो गया। सॉरी, ऐसा नहीं हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को असल धमकी आई थी न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, असल धमकी आई थी। हेनरी किसिंजर का खत आया था। इवन बाय द वे 74 में जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस करवाई थी, उस वक्त वो तकरीबन 50 में से 48 मुस्लिम ममालिक जो थे वो रशियन कैंप में थे। अमेरिका ने धमकी दी कि आप ना करवाएं, उन्होंने करवाई। मतलब ही हैड अ हिस्ट्री जिसकी वजह से अमेरिका को नाराज किया था। इमरान की कौन सी हिस्ट्री है? अपने आप को जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मिलाना, आई एम सॉरी, बिल्कुल गलत ट्विस्ट कर रहे हैं। मौलाना चांडियो साहब, इजाजुल हक साहब ने इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।